देखिए, कई सालों से हम हिंदू मुसलमान सुन रहे थे। जी। ये समय समय दूर नहीं है जब हम्म। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो शुरू ही हो गया है कई हम्म। सालों से। अब हम्म। वो दिन दूर नहीं है जब हम्म। राजनीति गोत्र प्रमुख भी बनाएगी। ये हम्म। राजनीति जो है चुन चुन के, हम्म। ढूंढ ढूंढ के गोत्र प्रमुख बनाएगी, क्योंकि वो हम्म। चाहती है, कोई भी हम्म। राजनीति, कोई भी पक्ष ये चाहता है कि हम्म। गोत्र प्रमुख बना दो, फलाना प्रमुख बना दो, जात प्रमुख बना दो, प्रांत प्रमुख बना दो, ताकि उस प्रमुख को अपने हाथ में रख के बाकी को भेड़ बकरी समझ के उनसे वोटिंग कराई जाए। આજ મુદ્દે ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે ભાજપમાંથી સંજુભાઈ પંચોલી, એમનું સ્વાગત છે. કોંગ્રેસમાંથી રત્નાબેન વોરા, એમનું પણ સ્વાગત છે. બે આપણી પાસે સમીક્ષકો છે, એક જ્યોતિબેન અમીન, એક ગુજરાત અને સમગ્ર ભારતને લઈને પણ તેમની જે સમીક્ષા છે એ વખણાય છે. અને ખાસ કરીને હિન્દી બેલ્ટને સાહિત્ય ઓળખતા એવા જીકે મિશ્રાજી, એમનું પણ આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ. મિશ્રા સાહેબ, मिश्रा सर, आप तो नेशनल पॉलिटिक्स देखते हैं, उत्तर भारत की पॉलिटिक्स देखते हैं, और खास करके बीजेपी का गढ़ जो है वो उत्तर भारत और मध्य जो भारत है वो माना जाता है. जिस तरह से बीजेपी ने अपनी साख बढ़ाई है, यूं कहें कि कार्यकर्ताओं को बढ़ाया है, और जिस तरह की उसकी रणनीति है, लेकिन फिलहाल कुछ सालों में अगर देखें तो जिस तरह से घोषणा हो गई कि पंजाब में 13 के 13 सीट जो लोकसभा की वो अकेले वहां लड़ेंगे, शिरोमणि अकाली दल के साथ नहीं लड़ेंगे. उसी तरह उन्होंने बात की कि 40 के 40 सीट वो पूरे के पूरी जो है वो जो है बिहार में सबकी सब सीट लड़ेंगे. अगर बात कर दें उत्तर प्रदेश में तो अपना दल है और सोहेल पार्टी और एक दो पार्टी को छोड़ दें तो फिर भी लगभग 70 से 72 पर वो अकेले लड़ेंगे. इसके बाद जो बात करें तो राजस्थान में तो अकेले दम पर लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में भी अपने दम पे लड़ने की बात हो रही है. लेकिन जिस तरह से अपनी जो रणनीति आगे बढ़ा रही हो, वो चाहे सीबीआई के माध्यम से बढ़ा रही हो या ईडी के माध्यम से बढ़ा रही हो, कैसे भी कोई लोग जुड़ रहा हो, लेकिन वो आके इतना तो जरूर कहता है कि भाई हम विकास के लिए जुड़ रहे हैं, जैसे कि अजीत पवार ने कहा. इस तरह की रणनीति जिस तरह गई, और आज भी जिस तरह से पीएम पहले तेलंगाना गए, वहां पर भी उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, और आज उन्होंने फिर राजस्थान में आए, वहां पर भी उन्होंने ये सब पूरी बातें कही. लगता है ये सब जो रणनीति है वो इनको पहले तो विधानसभा बाद में लोकसभा इलेक्शन में कारगर सिद्ध होगी, या इनके लिए फायदेमंद साबित होगा? नहीं, फायदेमंद तो मैं नहीं कहूंगा। फायदेमंद तो बिल्कुल नहीं है। उसका कारण है, जैसे भी आपने कहा कि बीजेपी ने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, तो भैया अब अकेले ही लड़ना पड़ेगा। आपके साथ देने के लिए बचा कौन है? आपने जिनके साथ साथ लिया उन सबको तो बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। वो चाहे नीतीश कुमार हो, वो ठाकरे हो, अब शिंदे भाई की भी बारी वही आ रही है। तो आपने जिनको भी साथ लिया उनको अपने मतलब से साथ लिया, 4 दिन साथ लिया, और जैसे आपका मतलब सिद्ध हो गया तो आपने साथ छोड़ दिया। और केवल साथ नहीं छोड़ा, आपने उनको कहीं का नहीं छोड़ा, पूरी तरह उनको बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। तो इस तरह से तो आपको अलायंस या पार्टनर्स भविष्य में मिलने बहुत मुश्किल है। ये वही मिलेंगे जिनकी बहुत मजबूरियां हैं, या वही फिर बात आ जाती है कि ईडी सीबीआई के जोर पे आप अलायंस तो कर लोगे, जैसे अजीत पवार के साथ किया। तो अजीत पवार कोई राजी खुशी नहीं आए हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और देश की जनता भी जानती है कि अजीत पवार कोई राजी खुशी नाचते गाते नहीं आए हैं। उनकी मजबूरी थी कि जेल जाओ या हमारे साथ आओ। तो यही चीज चल रही है। और रहा अकेले लड़ने का, तो अकेले ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई साथ आने वाला, इक्का दुक्का भले आ जाए कोई भी छोटी मोटी पार्टी, बाकी कोई नामचीन पार्टी साथ आने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, जैसे कि कल गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी। सच बताऊं तो बीजेपी का दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि 4 दिन पहले माननीय गृह मंत्री चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे थे कि आपको राहुल बाबा प्रधानमंत्री चाहिए या नरेंद्र मोदी। तो जब ये फाइनल हो जाएगा कि राहुल गांधी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते,
तो बीजेपी ये सवाल नहीं कर पाएगी कि आपको राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी, पहली बात तो उनको राहुल बाबा चाहिए। बीजेपी का उद्धार राहुल बाबा के अलावा उद्धार नहीं है, उनको बीजेपी को ये चाहिए, क्योंकि आखिर जो इमेज बिगाड़ी है अरबों करोड़ों रुपया डाल के, उस इमेज का इस्तेमाल कैसे करेंगे? कल को अगर खड़गे साहब आके खड़े हो गए जो दलित समुदाय से आते हैं, बराबर, तो मोदी साहब का ये दाव भी उल्टा पड़ जाएगा कि मैं ओबीसी से आता हूं। खड़गे साहब तो उनसे भी एकदम नीचे दलित समाज से आते हैं। कल को नीतीश कुमार अगर खड़े हो गए तो वो भी ओबीसी से आते हैं, तो उनको एक रमकड़ा, जो गुजराती में एक रमकड़ा कहते हैं, हिंदी में खिलौना कहते हैं, बीजेपी को राहुल गांधी के बिना उद्धार नहीं है, उनको ये खिलौना चाहिए। और अगर राहुल गांधी इलेक्शन नहीं लड़ पाए तो ये मान के चलिए बीजेपी के लिए बहुत बड़ा धक्का है। बिल्कुल बिल्कुल। પંચોલી સાહેબ શું કહેશો? જે રીતે જીકે મિશ્રા સાહેબે કીધું કે તમારે રાહુલ ગાંધી જોઈએ કોઈ પણ રીતે, એ પછી તમે ક્યાંકથી બી, કારણ કે એના વગર તમારા લોકોનો ઉદ્ધાર નથી। હવે વાત બીજી એ છે કે મારા વરિષ્ઠ राजकीय विश्लेषक जो नेशनल चैनलों से काम करते हैं और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया भी, तो मुझे भी बहुत सुखद आश्चर्य हुआ है कि पूरे भारतवर्ष में एक ऐसे इंसान को जिसने भारत यात्रा निकाली हो, जिसने अपने दम पर बहुत सारी बातें करने का एक ऐलान किया हो, तो उसको एक खिलौना कहकर एक यहाँ बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की प्रवक्ता उस पर सहमत नहीं होगी कि अपने कोई नेता को कोई खिलौना कहे। खिलौना मैंने बीजेपी के लिए कहा है, खिलौना मैंने बीजेपी के लिए कहा है। मैं वही जवाब दे रहा हूँ भाई सर जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि हम भी माननीय राहुल गांधी को खिलौना नहीं समझते हैं। हमें भी राहुल गांधी के प्रति एक सम्मान है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी के सामने एक अच्छा विपक्ष चाहिए, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की नींव है कि हमारे सामने कोई अच्छा पॉलिटिकल पार्टी रहे, विपक्ष रहे, जो हमारे साथ मिलकर, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, जो हमारे साथ मिलकर इस देश का वैभव बढ़ाए, इस देश के जो प्रश्न है वो प्रश्न को उजागर करे, ये हमारी चाह है। इसीलिए हम राहुल गांधी को एक अच्छे नेता मानते हैं। પણ સાહેબ એક વખત તમારા નેતા કહેતા હતા કે કોંગ્રેસ મુક્ત ભારતની વાત થતી હતી એક સમયે, ભાજપના નેતાઓ કહેતા હતા યુટ્યુબ પર ઘણા બધા લોકોના નિવેદનો મળી જશે, અને આજે તમે વખાણ કરી રહ્યા છો। ના, એ તો આજે પણ અમે કરીએ છીએ। નહીં, આજે પણ ના, અમે એમને વિરોધ પક્ષમાં જોવા માંગીએ છીએ। આજે પણ અમે કોંગ્રેસ મુક્ત ભારત ઈચ્છીએ છીએ, પણ એ વિરોધ પક્ષમાં બેસી નહીં કરે એમ। जीके मिश्रा साहब, जिस हिसाब से बात की कि भ्रष्टाचार जो है वो अगर विपक्ष में है तो हम उसका प्रचार करेंगे, अगर वो हमारे पक्ष में आता है तो हम उसका प्रचार नहीं करेंगे, उसको चुपचाप अपने में शामिल कर लेंगे। एक राजनीति तो ये है। दूसरी राजनीति ये है कि अपने कार्यकर्ताओं को मानसिक रूप से ये तैयार करेंगे कि भी भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम कदम उठाएंगे, कदम उठा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ईडी के माध्यम से, कहीं ना कहीं सीबीआई के माध्यम से, कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के माध्यम से दिखाई देता है। लेकिन जिस हिसाब से दुरुपयोग बढ़ा है, छत्तीसगढ़, कर्नाटका जैसे राज्यों ने तो सीबीआई के लिए अपने यहाँ एक ठहराव भी पसार किया कि पूछे बगैर वो लोग नहीं कर सकते। हाँ, ईडी के पास अनलिमिटेड पावर है, वो अपने हिसाब से कार्रवाई करती है। लेकिन सवाल ये है, अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारे देश का एक फेडरल स्ट्रक्चर है। जैसे ही कर्नाटक में सरकार बदली, वहां बहुत सारी चीजें बदल दी गई, पाठ्य पुस्तकों में बहुत सारी चीजें बदल दी गई, कई नियमों बदल दिए गए। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा कि एक बार अगर बीजेपी आएगी तो अपने हिसाब से चलाएगी, दूसरी बार आएगी तो कांग्रेस अपने हिसाब से चलाएगी, या कोई तीसरी पार्टी आएगी तो अपने हिसाब से चलाएगी, ये फेडरल स्ट्रक्चर जो देश का है वो लगता है उसके सामने फिर जोखिम खड़ा होगा इस हिसाब से। बिल्कुल जोखिम है, बिल्कुल जोखिम है। उसका कारण है, ये तो उसी तरह है कि कैप्टन बदलेगा तो अपने हिसाब से टीम को चलाएगा, तो टीम में डिसिप्लिन कहाँ है? कैप्टन तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो टीम है वही ग्राउंड पे खेलेगी ना। तो
अगर इस तरह कैप्टन बदलते जाएंगे, कैप्टन अपने रूल्स बदलेंगे, तो फिर तो डिसिप्लिन जीरो हो जाएगी। और जब डिसिप्लिन की चीज में नहीं होती है तो मान के चलिए फिर उसका विनाश निश्चित है। और ये जो भी हो रहा है, ये जो बदले की राजनीति हो रही है, इसके अंदर पार्टी का, किसी भी पार्टी का कोई बड़ा नुकसान नहीं है। वो अपने हिसाब से सही चल रहे हैं। नुकसान देश की जनता का है, नुकसान मेरे देश का है। ये चीज पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं। देखिए, अमर होके दुनिया में कोई नहीं आया। मैं और आप कल हैं कि नहीं है पता नहीं है, बराबर। हमको ये तारीख पता नहीं है कि हमारा आखिरी दिन किस दिन है, लेकिन सत्ता वालों को तो ये पता है ना कि 5 साल किस दिन पूरे हो रहे हैं। तो उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? उसको एक्सेप्ट करें ना कि हाँ भाई, हमने 5 साल काम कर लिया और अगर हमने अच्छा काम किया है तो जनता हमको दोबारा बिठाएगी, और अगर कोई खामी रह गई है तो हम और 5 साल इंतजार करेंगे और उसके बाद फिर आएंगे। तो राजनीतिक पार्टी जिस दिन ये समझ जाएगी कि आपकी एक्सपायरी डेट तो नक्की है जी, आप एक्सपायरी डेट से पहले ऐसा कुछ कर जाओ ना जिससे जनता, आप मना करो कि हमको नहीं लड़ना है इलेक्शन और जनता लड़ावे। जिस दिन ये कर दोगे ना, उस दिन आपको ये टिकड़म की जरूरत नहीं पड़ेगी। राहुल गांधी जी से नीतीश कुमार की बात हुई कि हमारे 2 मंत्री का पद अभी बाकी है। नीतीश कुमार जी ने कह भी दिया कि ठीक है कर लेते हैं, और तैयारियां भी शुरू हो गई। लेकिन जैसे अजीत पवार का महाराष्ट्र में खेल हुआ, तैसे ही नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि अभी रुक जाओ, थोड़ा रुको, बराबर। क्योंकि महाराष्ट्र तो झांकी थी, असली फिल्म तो बिहार की बाकी थी। और नीतीश कुमार को ये गंध आ गई थी कि भाई खेला यहां भी होने वाला है। इसीलिए उन्होंने, और मैं आपको बता दूं कि जो मेरा राजनीतिक ज्ञान कहता है, बराबर, बहुत जल्द नीतीश कुमार विधानसभा डिसॉल्व कर देंगे। वो डिसॉल्व कर देंगे। जो 80-82 सीट है बीजेपी एंड सहयोगियों की, उनकी ताकत 80-82 है, बराबर, बिहार में, और 40 सीट के चक्कर में है। बिहार में बीजेपी 40 सीट के चक्कर में है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, बराबर। तो आप 40 ढूंढते रह जाओ, उससे पहले आपके 80 को भी घर बिठा देंगे। ये खेल होने वाला है। तो ये देखिए, ऐसे खेलों से देश नहीं चलता। हम स्कूलों में नहीं है, आज मैंने पेंसिल चुरा ली, कल आपने मेरा शार्पनर चुरा लिया, परसों मैंने कंपास बॉक्स ही उड़ा दिया। ऐसे नहीं होता है, देश ऐसे नहीं चलता है। अगर आप अच्छा काम करोगे तो जनता क्यों नहीं आपको बुलाएगी, क्यों नहीं अपने सर पे बिठाएगी? ये फिल्म स्टार जो कभी ये सोचते थे कि साला हमारा कभी नाम नहीं मिटेगा, देख लीजिए, एक से एक फ्लॉप दिया है। तो ये नेताओं को भी समझना चाहिए कि सितारे हमेशा बुलंद नहीं रहते हैं, पड़ती तो सभी की आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिश्रा साहब कैसे देखते हैं, जिस हिसाब से राजनीति अभी चल रही है सत्ता पक्ष की और विपक्ष दोनों की, क्या कैसे देखते हैं 2024 और उसके पहले 4 राज्यों में इलेक्शन भी हैं, उसको लेकर? देखिए, कई सालों से हम हिंदू मुसलमान सुन रहे थे। ये समय दूर नहीं है जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो शुरू ही हो गया है कई सालों से। अब वो दिन दूर नहीं है जब राजनीति गोत्र प्रमुख भी बनाएगी। ये राजनीति जो है चुन चुन के, ढूंढ ढूंढ के गोत्र प्रमुख बनाएगी, क्योंकि वो चाहती है, कोई भी राजनीति, कोई भी पक्ष ये चाहता है कि गोत्र प्रमुख बना दो, फलाना प्रमुख बना दो, जात प्रमुख बना दो, प्रांत प्रमुख बना दो, ताकि उस प्रमुख को अपने हाथ में रख के बाकी को भेड़ बकरी समझ के उनसे वोटिंग कराई जाए। तो ये देश के लिए और समाज के लिए बहुत खतरनाक चीज है। दूसरी बात, संजीव जी ने भ्रष्टाचार की बात की कि भाई विकास है, विकास है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, लेकिन हर बात का जो ढिंडोरा पीटा जाता है, मोदी जी ने किया, हाईवे मोदी जी ने किया, उजाला गैस मोदी जी ने दिया, ये मोदी एयरपोर्ट मोदी जी ने बनाया। अरे भैया, मोदी जी ने कुछ नहीं बनाया है।
ये देश की जनता मेरे पैसे, मेरे टैक्स के पैसे से भारत सरकार ने बनाया है। मोदी जी ने कुछ नहीं बनाया अपनी जेब से। तो आप मोदी जी क्यों करते हो? आप बोलो कि जो सत्ता में है भारत सरकार, उसने जनता के पैसे से बनाया है। कोई नेता अपने घर से पैसा नहीं देता है। तो यही विकास है, यही बिल्कुल, भ्रष्टाचार है। दूसरा एक सवाल मेरा है कि बीजेपी खाली एक लिस्ट जाहिर कर दे कि 303 सीटें जो उसको मिली है, बराबर, बीजेपी के अलावा कितनी पार्टी के उनके पास कितने नेता अब तक आए हैं, कितने उन्होंने लिए हैं अपने में। दूध का दूध, पानी का पानी वही हो जाएगा कि भ्रष्टाचारी कौन है, क्या है, कैसा है। જી જી તમામ લોકો જોડાયા આપણી સાથે ધન્યવાદ સંજુભાઈ આપનો ધન્યવાદ રત્નાબેન આપનો પણ જ્યોતિબેન અને જીકે મિશ્રા સાહેબ આપનો પણ Thank you. ધન્યવાદ